हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज माय सेकंड और थर्ड टेक यू कैन से। सो एक बार वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उस पर पता नहीं वॉइस नहीं गया तो दोबारा मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। तो आज लेकर आई हूँ मैं 30 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट और ये है SSCGD। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सेरमपुर कॉलेज किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सेरमपुर कॉलेज जो हमारा है ये वेस्ट बंगाल का कॉलेज है और किस नदी के किनारे। अब आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी है, हुगली है, यमुना है, गोदावरी है। देखिए अगर बात करें कलकत्ता की तो कलकत्ता जो बसा हुआ है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आंसर हमारा बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, हुगली रिवर। अब अगर बात करें इसकी तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के हुगली जिले में है। इसकी स्थापना 1818 में हुई थी सेरमपुर तिकड़ी में। किसने करी थी? विलियम कैरी ने, जो आज हम कच्ची कैरी खाते हैं आम वाली, है ना। जोशुआ मार्चमैन ने और विलियम वार्ड ने करी थी। 3 लोगों ने मिलकर करी थी सेरमपुर कॉलेज की स्थापना। गंगा नदी के किनारे देखिए हरिद्वार है, पटना है, इलाहाबाद मतलब वर्तमान का प्रयागराज है। इसके साथ साथ अगर बात करें यमुना नदी की तो यमुना नदी दिल्ली है और आगरा है। आपको पता है यमुना की हालत अभी क्या हो रखी है ना, दिल्ली में ही। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा डन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। श्वेत क्रांति के फादर किसको कहा जाता है? फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन। इन्हें हम मिल्कमैन के नाम से भी जानते हैं, मिल्कमैन के नाम से, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और अगर स्वामीनाथन जी की बात करें तो देखिए ग्रीन, ये हरे हरे थे। वर्गीस कुरियन जी बिल्कुल वाइट थे, प्योर वाइट। इनकी ऑटोबायोग्राफी अ मैन हु कैन मेड एलिफेंट डांस, अ मैन हु कैन मेड एलिफेंट डांस। भाई हाथी को नचा सकते थे, है ना। मतलब मिल्क में पावर ही इतना होता है भाई साहब कि मैंने हु मेड एलिफेंट डांस। हीरालाल चौधरी जी की बात करें, ये हीरालाल चौधरी साहब कहाँ से? हीरा जी हैं, लेकिन कहाँ के हीरा हैं? फिशरी से रिलेटेड हैं, ब्लू रेवोल्यूशन। और सैम पित्रोड़ा जी येलो हैं, हमारे पित्रोड़ा साहब पीले पीले हैं, है ना। पित्रोड़ा जी पीले पीले हैं, फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन। तो मैंने सारा ही कुछ बताया। अब बात करते थोड़े और फैक्ट की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं, इन्हें ऑपरेशन फ्लड मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया है। और 1970 में 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले हरित क्रांति की 1966-67, व्हाइट रेवोल्यूशन 1970। अमूल की बात करें, अमूल देखिए अभी आपको पता है अमूल दूध पीता है इंडिया करके स्लोगन चल रहा है। और ये सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मतलब सहकारी समिति है। ठीक है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अमूल की सफलता में इनका काफी रोल रहा है। अदर ऑप्शन, स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति, वर्ड में नॉर्मन बोलोंग, याद रखिएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हीरालाल चौधरी जो है ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है। और येलो वाले जो है सैम पित्रोड़ा जी, येलो रेवोल्यूशन सैम पित्रोड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने की मतलब। आइए, आपका स्वागत है और फिर जाइए। आज का सेशन बस यहीं तक ओवर होता है, अब आप अपने अपने घर जा सकते हैं। ठीक है तो इसकी शक्ति किसमें है? और याद रखिए राज्य की। सेंट्रल की होती तो हम राष्ट्रपति लगाते, राष्ट्रपति साहब बुलाते कि आइए MP साहब, आइए MLA साहब, आइए आपने बहुत रेस्ट कर लिया है, लेते हैं विंटर सेशन, लेते हैं मानसून सेशन, लेते हैं या फिर हम क्या लेते हैं, बजट सेशन लेते हैं। हमारे आंसर जो रहेंगे राज्यपाल रहेंगे। राज्य विधानमंडल को बुलाने का काम जो करते हैं वो करते हैं राज्य के गवर्नर। मुख्यमंत्री साहब नहीं रहेंगे दोस्त, और हमारे स्पीकर साहब भी नहीं रहेंगे, तो ये दोनों कट। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, आर्टिकल नंबर 174 के तहत राज्यपाल को बुलाने, बंद करने और प्रोरोग करने का कि मतलब बस सभा आज की यहीं समाप्त होती है का अधिकार रखते हैं। स्पीकर की बात करें, स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष केवल बैठक को क्या कर सकते हैं? एडजर्न कर सकते हैं। जैसे जो बैठक होती है, जैसे बजट सेशन होते हैं तो एडजर्न करते हैं वो, है ना, स्पीकर साहब। और राज्यपाल पूरे सत्र को समाप्त करते हैं, याद रखिएगा, राज्यपाल पूरे सत्र को समाप्त करते हैं और स्पीकर साहब सिर्फ 1 दिन की मीटिंग को एडजर्न करते हैं। राज्यपाल यह काम मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से ही करते हैं, याद रखिएगा, चाहे वो राज्यपाल हो चाहे वो राष्ट्रपति हो। ये बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहमति के कुछ भी एक्शन अपने आप से नहीं ले सकते हैं, इनको परमिशन लेनी पड़ती है, काइंड ऑफ एडवाइस लेनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पे है? माजुली कहाँ पे है? अभी जैसे SSCGD पेपर आपका हो गया तो घूम के आना असम में कहाँ है? माजाली। और इसको पता है एक अलग डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया भाई। तो माजुली करण में अभी डिस्ट्रिक्ट भी है। कहाँ का है? असम का है। गंगा के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है, ब्रह्मपुत्रा या फिर कावेरी। अब हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई, क्या आंसर होगा? सारे के सारे लोग बताएंगे। तो डेफिनेटली यार माजुली रिवर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्रा इज द राइट उत्तर हियर। और ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो देखिए ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में इसे कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? जमुना।
और अगर तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो। तो ये अलग अलग नाम है। इंडिया में ब्रह्मपुत्र, ठीक है, असम में है ये। और भारत का ऐसा द्वीप है जिसे एक जिला घोषित कर दिया गया है, अपनी जैव विविधता और वैष्णव संस्कृति के लिए फेमस है। और असम से याद रखिएगा सत्रिया डांस भी यहीं का क्लासिकल डांस है, सत्रिया। और ये सबसे न्यूली एडेड है, 2000 में ऐड हुआ था। 2000 के बाद कोई भी क्लासिकल डांस अभी तक इंडिया में ऐड नहीं किया गया है, तो ये सबसे न्यूली एडेड है, मतलब जब हम लोग का बर्थ हुआ था भाई साहब तब। आगे बढ़ेंगे, संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन डिड द संथाल रिबेलियन बिगिन? 1840, 1850, 1855, 1860। सारे के सारे लोग बताएंगे। मैं हिंदी का यूज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मुझे पता है कि लगभग 95% पीपल जो है वो हिंदी, भाई जीडी का पेपर है, हिंदी का पेपर देख के आ, तो इतनी हिंदी तो बनेगी आपसे, है ना, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। अब अगर बात करें, देखिए ये हमारा जो है सिद्धू और कान्हू नामक दो मुंडा भाइयों ने, मतलब दो मुंडा लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। और ये संथाल विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1855 में। सिद्धू और कान्हू ने कब स्टार्ट किया था? 1855 में। थोड़ा बहुत फैक्ट और जानते हैं तो इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू कर रहे थे, अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ। वर्तमान झारखंड दामिनेकोह क्षेत्र में हुआ था। इसके बाद अंग्रेजों ने संथाल परगना जिले का क्या किया था? निर्माण किया था। और याद रखिएगा संथाल टाइप से मैडम मुर्मू भी बिलोंग करती हैं, अभी हमारी करंट की प्रेसिडेंट मैडम, है ना, द्रौपदी मुर्मू जी बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ना याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? सांसद के पास है, संसद के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास, सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रेसिडेंट। मतलब अगर जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव है और आपको लग रहा है कि सब गोलमाल है, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, तो ऐसा लग रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो मतलब जांचबीन जो करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। और देखिए चुनाव जो करवाने का काम करता है इलेक्शन कमीशन करता है, बट अगर चुनाव में कोई धांधली पाई जाती है तो वो जाता है सुप्रीम कोर्ट को, फिर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है, और फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल जो डिसीजन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। सो आंसर इज हियर सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 71 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह और विवादों का जो जांच होता है वो सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। इसके साथ साथ फाइनल डिसीजन सर्वोच्च न्यायालय देता है। इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है? ये सिर्फ चुनाव जो है, इलेक्शन जो है ऑर्गेनाइज करता है, और कानूनी विवाद का निपटारा ओनली कोर्ट करेगा, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आपको प्रॉपर आवाज आ रही होगी। भाई मैं धोखा खाने से फिर से डर रही हूँ, क्योंकि मैं 2 बार एक्चुअली, एक बार आधा और एक बार पूरा, और पूरा तो मतलब मैंने पूरा रिकॉर्ड करके ही डाल दिया था, थोड़ा डर लग रहा है। ओके, आगे बढ़ेंगे, मांडू महोत्सव। चलिए सारे लोग लाइक करिएगा, इसी बात पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। हालांकि अच्छी बात नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ भाई, एनालिसिस बिल्कुल नहीं, इस अफवाह में बिल्कुल बन रहना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले हैं पेपर में, ठीक है। और आज के पेपर में लगभग आए थे, मतलब 90%। आगे बढ़ेंगे, मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। मांडू महोत्सव कोई कह रहा है, कोई मांड महोत्सव कह रहा है, मांड डांस कह रहा है। तो अगर मांड डांस आएगा देन गो विथ राजस्थान, मांड में राजस्थान के साथ जाएंगे। मांडू फेस्टिवल जो है ये एमपी का है, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। और एमपी में धार जिले से रिलेटेड है, धार जिले में एक तहसील है मांडू, और यहाँ पे कई सारे किले वगैरह भी हैं, तो यहाँ पे मांडू फेस्टिवल मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक शहर हिस्टोरिकल वो रखता है मांडू, और मांडू के किले वगैरह है यहाँ पे। मांडू की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, हिस्टोरिकल हेरिटेज और आर्किटेक्चर को प्रदर्शित करता है। परीक्षा में भ्रमित ना हो, मांड जो है, मांड गायन और नृत्य राजस्थान से है, जबकि मांडू उत्सव जो है मध्य प्रदेश का है। तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा भी है भाई कि बिल्कुल अगर मेरी आवाज़ आपको ना सुनाई दे तो फिलहाल के लिए आपको क्या है, आप लिखा हुआ भी पढ़ सकें। आगे बढ़ेंगे, सामान्य स्वस्थ मनुष्य की आंख कितनी न्यूनतम दूरी तक स्पष्ट देख सकती है? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली? 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 या फिर इन्फिनिटी। तो भाई हमारा तो हाल ऐसा है कि ये चश्मा हटा दो अगर डबल बैटरी, तो भाई साहब दिखाई नहीं देता है, तो फिर हम ऐसे करके देखते हैं। हालांकि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और आपकी आंखें मेरे ख्याल से हेल्दी होगी, सबकी आंखें। तो कितना देख सकती है? तो भाई यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हम देख सकते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन हेल्दी पर्सन, हेल्दी आई वाला इंसान 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अब अगर पॉइंट की बात करें, सामान्य आंख के लिए फार पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट होता है। अब अलग अलग इंसानों का अलग अलग है, किस एरिया में देख रहा है, किस डायरेक्शन में देख रहा है ना। अब अगर 25 सेंटीमीटर से पास रखी जाएगी चीजें तो आंखों पर दबाव पड़ता है, धुंधला दिखाई देता है।
आगे बढ़ेंगे, हम 25 सेंटीमीटर रखे, चाहे भाई बहुत दूर रखे, हमारा तो सब धुंधला ही है भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 9, भारतीय महिला टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था? अगेंस्ट हुम डिड द इंडियन वुमेन टीम प्ले देयर फर्स्ट टेस्ट मैच? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड। अब अगर बात करें, देखिए सबसे पहला 1976 में, 1976 में भारतीय महिला टीम ने खेला था, और ये किसके अगेंस्ट खेला था? वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला था। याद रखिएगा, चन्ना स्वामी स्टेडियम है, चन्ना स्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु का हमारा कौन सा स्टेडियम है? तो चन्ना स्वामी स्टेडियम है, यहाँ पे याद रखिएगा ये। आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। 1976 में खेला गया था। भारतीय टीम की जो पहली कप्तान थी शांता रंगस्वामी मैडम थी, और ऐतिहासिक मैच बेंगलुरु के KM चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। कृषि के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला नियोक्ता कौन सा है? कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ पे है? आयरन स्टील में, टेक्सटाइल में, बैंकिंग में, टूरिज्म में। देखिए, खाने के बाद हम क्या पहनते हैं? तो हम कपड़ा पहनते हैं। कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा रोजगार है, सबसे ज्यादा रोजगार है, मतलब कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा रोजगार है। ठीक है, इसके थोड़े और करेंगे। उद्योग लगभग 4.5 करोड़ लोगों को सीधा डायरेक्ट यहाँ पे देता है रोजगार, और 6 करोड़ से अधिक लोगों को इनडायरेक्टली देता है। कंट्रीब्यूशन क्या है? GDP में लगभग 2.3% का इसका कंट्रीब्यूशन, और इंडस्ट्री की बात करें तो 7% का योगदान है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। भारत में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर से रोजगार मिलता है, ये आपको पता है ना। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ क्या बोलते हैं, करेक्ट स्पेलिंग आया था। जैसे बारात को हम क्या कहते हैं? बारात कहते हैं। वेडिंग प्रोसेसन जिसे हम कहते हैं। कवियत्री को कवियत्री, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। फीमेल पोएट को कहते हैं। हस्तक्षेप, ये वाला सही है भाई, इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा आशीर्वाद का हमारा ये आशीर्वाद हो जाएगा। आशीर्वाद इट मीन्स ब्लेसिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब जो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे अपना आउटपुट दिया था, तो उन्होंने कहा कि भाई कैलेंडर है, डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग पर ज्यादा फोकस करिए। आज का 30 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का कैलेंडर है, डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग पर ज्यादा फोकस करना है। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन और हैं भाई। 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, 31 दिसंबर 2024 को। वैसे तो अगर हमारा नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर मतलब 365 दिन है, तो हमारा जिस दिन से स्टार्ट होगा दिन, उसी दिन को खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारा क्या है, बटे 4 करोगे तो 366 आएगा, मतलब हमारा ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में +1 जोड़ दीजिएगा, तो हमारा चूंकि सोमवार था तो सोमवार +1 करिएगा तो मंगलवार आ जाएगा, मतलब ट्यूसडे। आंसर हमारा B फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, सो ये बस यही लिखा हुआ है कि लीप ईयर जो हमारे पास है, सबसे पहले देखें कि साल 2024 है, 24 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो यह एक लीप ईयर है। नियम क्या होता है साधारण वर्ष का? एक साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है। जैसे 1 जनवरी सोमवार 31 दिसंबर का भी सेम डे रहेगा, है ना, सोमवार। अब नियम सेकंड कहता है लीप ईयर है तो भाई फरवरी 29 दिन की होती है, तो साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर, साल के पहले दिन से एक दिन आगे हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। सपोज आप ही वो इंसान है जो चल रहे हैं, उत्तर की ओर चलेंगे। चलिए हम चलते उत्तर की ओर। उसके बाद क्या बोलता है? दाएं मुड़ता है, दाएं 10 किलोमीटर उड़ जाता है। ये 5 किलोमीटर है और फिर दाएं 10 किलोमीटर उड़ जाता है। भाई बोल रहा है किस दिशा में है, तो भाई ये तो पूरब है, ईस्ट आ जाएगा हमारा सही उत्तर, B फॉर बॉम्बे। ठीक है, होपिंग मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं भाग रही होंगी। तो बस है, मान लीजिए आप ही एक बिंदु पर हैं, वह ऊपर की ओर मतलब नॉर्थ चलता है 5 किलोमीटर। टर्न करिए, जब हम उत्तर की ओर देख रहे होते हैं तो हमारा राइट डायरेक्शन हमेशा ईस्ट की ओर होता है, तो ये पढ़ लीजिएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये क्वेश्चन भी है। GV मावलंकर साहब हैं, सुकुमार सेन जी हैं, TN शेषन जी, या फिर सुनील अरोड़ा जी। देखिए पहले चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार जी। सुकुमार नहीं थे, पहले चुनाव आयुक्त थे, क्या थे? सुकुमार जी। बिल्कुल सुकुमार नहीं थे भाई साहब, बहुत मेहनती इंसान थे और क्या कर रहे थे, तो और ये पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये 1950 से लेके 58 तक कार्यकाल में रहे। 2 कार्यकालों में, मतलब 1951-52 वाला जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने अच्छे से लीड किया, और उसके बाद हमारा दूसरा जो चुनाव हुआ था उसमें भी लीड किया था। थोड़ा पढ़ेंगे। 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सेवा दी। भारत के पहले 2 आम चुनाव 1951 से 52 और 57 वाला सफलतापूर्वक संचालन किया। रैदर की भाई अभी जैसे चल रहा है हमारे ज्ञानेश जी, है ना। GV मावलंकर साहब की बात करें, जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे, और TN शेषन साहब क्या थे, तो चुनाव सुधारों में क्रांतिकारी बदलाव इन्होंने किए थे। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा मेरे साथ पढ़ने में। भाई साहब जल्दी जिनने भी लाइक नहीं किया है प्लीज दोस्तों लाइक कर देना, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सेशन को सब्सक्राइब कर दिया करो। ये मेरा 3rd टेक है, पता नहीं आज क्या हो गया था, सिस्टम कुछ खराब था तो आवाज नहीं आ पा रही थी। थैंक यू। भारत के उत्तरी मैदान में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? विच सॉइल इज प्राइमरली फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया? काली मिट्टी, अलूवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, लैटेराइट। देखिए अलूवियल की बात करें 42% हमारा पूरा इंडिया में पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ब्लैक को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। हम थोड़ा और जानेंगे तो हमारे पास है यह मिट्टी भारत लगभग 40% भाई 42% रफली
पर पाई जाती है। पंजाब से आसाम तक हमारा नॉर्दर्न प्लेन फैला हुआ है, तो यहीं पे हमारी मिट्टी ये जलोढ़ पाई जाती है। यह मिट्टी जो है गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है और खासकर गेहूं और खदान के लिए फेमस है। काली मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी कपास के लिए फेमस होती है और मुख्य रूप से दक्कन प्लेटू में पाई जाती है। दक्कन प्लेटू महाराष्ट्र और गुजरात में है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है? देखिए हमारा डीपीएसपी में आएगा। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 53 तक। कितना है भाई बताओ, 53 है कि इक्यावन है? मेरे ख्याल से 51 है। आर्टिकल नंबर 51, हाँ 51 है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, हमारे पास ग्राम पंचायत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, राइट टू एजुकेशन या फिर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल नंबर 17 जाओ भाई, छुआछूत के लिए, अनटचेबिलिटी के लिए आर्टिकल नंबर 17 चले जाइए। आर्टिकल नंबर ग्राम पंचायत आर्टिकल नंबर 40 के साथ जाइएगा। ग्राम पंचायत जो आता है आर्टिकल नंबर 40 में आता है। हमारा आंसर जो रहेगा बी फॉर बॉम्बे, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द राइट उत्तर हियर। राइट टू एजुकेशन की बात करें, हमारे पास 86 CAC ऐड हुआ था और ये कब ऐड हुआ था? तो 2000 बताओ जरा। चलो अब मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे कब ऐड हुआ था 86 CA। आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 44 हमारे पास राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ है पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, शादी करने का, तलाक लेने का और आपके मम्मी पापा के पास जो इनहेरिटेंस है उसे लेने का सबका एक ही कानून है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आर्टिकल नंबर 40 आता है ग्राम पंचायत में। अस्पृश्यता आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 17 में। हमारे फंडामेंटल राइट वर्तमान में कितने हैं और पहले कितने थे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब हम कुछ वर्तनी और शब्दावली की बात करेंगे। पर्यायवाची देखिए कम आ रहे हैं और शुद्ध वर्तनी से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बारात का भाई शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? तो बारात का बारात हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास है ईश्वर का शुद्ध रूप क्या है? तो ईश्वर का शुद्ध रूप हमारा एक ही नंबर हो जाएगा। बाकी हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया था कि भाई टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिए। मॉक टेस्ट लगा दिए, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो भाई टाइम मैनेजमेंट का कोई भी मतलब इशू नहीं होगा। टाइम पर्याप्त अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो थोड़ा रीजनिंग थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, समय लेने वाली है, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना। इसके साथ साथ आप करेंगे कैलेंडर कर लीजिए, डायरेक्शन कर लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग, मिरर इमेज, ये अच्छे से देख लेना रीजनिंग में आने वाले अपकमिंग पेपर में। हिंदी के लिए पर्यायवाची विलोम पर टाइम ज्यादा ना बर्बाद करें और शुद्ध वर्तनी स्पेलिंग और पैसेज पर ज्यादा ध्यान दें। गद्यांश आंतरिक बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे विषयों से आ रहे हैं। जैसे मैंने कल बताया था शॉर्ट वीडियो बना के कि भाई आतंकवाद से रिलेटेड कल के पेपर में आया था, मतलब 29 के पेपर में आया था। मैथ नॉर्मल है लेकिन थोड़ा लॉजिकल है, फार्मूला वगैरह रट्टा मार के जाना। करंट अफेयर भाई 2025-26 का है और आज तो मुझे भाई ने बताया कि मैथ्स भाई ने बताया कि आज क्वेश्चन 12+ करंट अफेयर पूछा था। तो भाई साहब करंट अफेयर इज सो नेसेसरी है ना, क्योंकि 20 क्वेश्चन आता है जीके में, 12 नंबर करंट से आएगा तो कहाँ जाएगा आदमी, है ना। प्रो टिप है भाई, घबराएं नहीं, 70 to 75 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करिए। और बाकी अगर आप पेपर दे के आ रहे हैं तो मुझे क्वेश्चन जरूर भेजते रहना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट स्टिल आप भेज देना, है ना। मतलब आप खुशी द बेस्ट जाके भी सर्च कर लोगे टेलीग्राम में तो भी मिल जाएगा। विराट विजन का मेरा दूसरा चैनल है जिसमें मैं फिर से मैं पढ़ा रही हूँ बीते 1.5 साल से जीके और मतलब पूरा मॉक टेस्ट ही करवा रही हूँ। अभी सीजीएल का मॉक टेस्ट चल रहा है रात में 9:05 से लेकर 11:30 तक। तो भाई साहब जुड़ना मत भूलें। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। ये मेरा दूसरा टेक है, इस वजह से थोड़ा जल्दी मैंने पढ़ाया है। पहला खराब हो गया था, पूरा रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड भी कर दिया था, उसको ध्यान नहीं दिया था कि उसमें वॉइस नहीं गई है ना। तो आई होप अभी प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी या अभी रात वाला भी वीडियो आएगा, मतलब 2nd और 3rd शिफ्ट का इकट्ठा ला दूंगी। सो प्लीज़ जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एंड जिनका भी अपकमिंग पेपर है दोस्तों, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच। लाइक करके जाना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब मारना। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।